हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी एमसीक्यू की शीट। एमसीक्यू की शीट में हमारे पास जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे 5-5 का ग्रुप बनाकर। वन बाय वन सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंसंट्रेशन टर्म इज लीस्ट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। देखो हमें यहाँ पे 4 कंसंट्रेशन टर्म्स दी गई हैं। पहली है मोलैरिटी, फिर है मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, फिर है हमारे पास मोलैलिटी और फिर है हमारे पास नॉर्मेलिटी। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर से लीस्ट अफेक्टेड होती है, सबसे कम अफेक्टेड होती है। तो देखो एक बार मैं चारों का फॉर्मूला लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है number of moles of solute divided by volume of solution in liter। फिर मैंने यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा जो बी ऑप्शन है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। फिर है मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट केजी में। तो ये हमारे पास हमारे 3 फॉर्मूलाज हो गए। लास्ट फॉर्मूला है हमारा नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पे हमने करेक्ट आंसर जो चूज करना है बेटा वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारी वो कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है उसके न्यूमरेटर में आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स जो कि मास पे डिपेंडेंट है। नीचे आ रहा है हमारे पास मास ऑफ सोलवेंट, ये भी मास पे ही डिपेंडेंट है। मोलैलिटी की जो दोनों टर्म्स हैं वो दोनों की दोनों मास पे डिपेंडेंट है। और जो हमारा मास होता है वो टेम्परेचर चेंज होने पे अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई भी चेंज इंपोज नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप बाकी 3 टर्म्स देखते हो, चाहे मोलैरिटी है, चाहे डेंसिटी है, चाहे हमारे पास नॉर्मेलिटी है, इन तीनों के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वॉल्यूम पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। इसलिए इन तीनों को हम बोलेंगे कि ये तीनों टर्म्स हमारी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। सिर्फ मोलैलिटी ऐसी है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगी क्योंकि इसमें मास इन्वॉल्व होता है। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा Which of the following units is useful in relating concentration of solution with vapor pressure? वेपर प्रेशर के साथ इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म को हम यूज करते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर को आपने पढ़ा बेटा रॉल्ट लॉ में, और रॉल्ट लॉ के अंदर आपने पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट या सोलवेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हमारे पास हमारा कोई भी कंपोनेंट है, चाहे सोल्यूट है चाहे सोलवेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड होता है। इसलिए हम यहाँ पे चूज करेंगे हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आएंगे हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। 4 ऑप्शन हमें दिए गए, हमें ये बताना है इनमें से हेनरी लॉ जो है वो किस पे काम नहीं करेगा। तो देखो हमने हेनरी लॉ की लिमिटेशंस पढ़ी थी। 2 लिमिटेशंस थी हमारे पास। पहली लिमिटेशन थी हेनरी लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे हम हेनरी लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस पे काम करेगा। दूसरी लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी वो सोल्यूट जो सोलवेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करने का मतलब है या तो चले जाएंगे एसोसिएशन में या चले जाएंगे डिसोसिएशन में। तो ऐसे जितने भी सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सोल्यूट सोलवेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऐसे जो सॉल्यूशंस होंगे वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब जो हमारा सोल्यूट है
सोल्यूट हमारा इनर्ट होना चाहिए, उसे सोलवेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है उसमें हमने अमोनिया लिया। अगर हम अमोनिया को वाटर में डालते हैं तो अमोनिया वाटर से रिएक्ट कर जाता है, बना देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि अमोनिया पानी से रिएक्ट करेगा इसलिए हेनरी लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब इस एमसीक्यू के अंदर दो आंसर जो है वो सही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बेटा सी ऑप्शन भी हमें सही मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है विच इज H2CO3। नाइट्रोजन और जिनोन ये दोनों गैसेस हमारी इनर्ट है, मतलब लेस रिएक्टिव है, तो ये दोनों गैसेस पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। इन दोनों गैसेस के लिए हेनरी लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो एक्चुअल में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। ये था हमारे पास हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हम आ गए हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड will be required to prepare 500 gram of solution containing 10 gram weight by weight NaOH solution। देखो हमारे पास 10% NaOH solution अवेलेबल है। 10% W/W NaOH का solution है, इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको इस स्टेटमेंट से क्या पता लगा, अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH होगा। देखो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में होगा 10/100। हमें 500 ग्राम के लिए निकालना है। अगर मेरे पास 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें हमारे पास NaOH आएगा 10/100 इंटू 500। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 50 ग्राम। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।